ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज हम करेंगे चर्चा। तो हरियाणा के बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक राठी की मौत पर हम आज बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि अगर प्रशासन चाहता तो हार्दिक पर जर्जर पोल गिरने से रोक सकता था। हार्दिक और अमन की मौत के बाद भी हरियाणा के सरकारी सिस्टम ने कोई सबक नहीं लिया। इसका सबूत आज हम दिखाने वाले हैं। हरियाणा के स्टेडियम्स का रियलिटी चेक आज आपके सामने होगा। 12 राज्यों में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर जाति वाला रण शुरू हो गया है। एसआईआर की पीडीए पॉलिटिक्स क्या है, इसका विश्लेषण हमारी तीसरी खबर में होगा। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट द बर्निंग बिल्डिंग। तो आज सबसे पहले बात हरियाणा के हार्दिक हत्याकांड की करें। आपको दिखाएंगे कि हार्दिक की हत्या सिस्टम की सुनियोजित लापरवाही के कारण हुई, इसीलिए इसे हत्याकांड कहना ही सही है। रोहतक में हार्दिक की हत्या जिस बास्केटबॉल पोल के गिरने से हुई, उस पोल का गिरना तो तय था। इस पोल के बारे में हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को पता था। हैरानी यह है कि पोल की जर्जर हालत का पता होने के बावजूद मंत्री जी ने कुछ किया नहीं। उन्होंने हार्दिक की मौत का इंतजार किया। वैसे भी हमारे सिस्टम की कुंभकर्णी नींद आम आदमी की मौत के बाद ही टूटती है। अब हार्दिक दुनिया से जा चुके हैं तो हरियाणा के मंत्री, संतरी और पूरा सरकारी अमला उसके घर पहुंच रहा। लेकिन अगर 15 दिन पहले यही सिस्टम थोड़ी सी भी सक्रियता दिखाता तो आज देश का एक होनहार बास्केटबॉल प्लेयर हमारे बीच होता, अपने सपनों वाली गेंद को हवा में उछाल रहा होता। लेकिन सिस्टम ने कैसे उसका प्लान्ड मर्डर किया, इस रिपोर्ट में देखिए। आप लोगों ने जो स्टेडियम स्टेट में बना रखे हैं, कोच नहीं है, उनकी हालात खराब है। आपके पास कितनी लिस्ट है, कितने स्टेडियम की लिस्ट है आपके पास? रोहतक जिले की बता, आप वो लिस्ट दे दिए, हम चेक आउट करा लेते हैं, आपकी संख्या दूर कर देंगे। हार्दिक की मौत पर तो सिस्टम ने इसी दिन हस्ताक्षर कर दिए थे। सुस्त सिस्टम ने इसी पल तय कर दिया था कि होनहार हार्दिक का अंजाम यही होगा। लाखन माजरा गांव के स्टेडियम का ये बास्केटबॉल पोल तो बेचारा यूं ही बदनाम हुआ। जंग इस पोल में नहीं बल्कि जंग तो हरियाणा के सरकारी सिस्टम में लगी है। इसका सबूत हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्णा कुमार बेदी की बातों से मिला है। ये वीडियो हार्दिक की मौत से 15 दिन पहले का है, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री कृष्णा कुमार बेदी रोहतक में जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता दिनेश कौशिक ने रोहतक के जर्जर स्टेडियम की समस्या का मुद्दा मंत्री जी के सामने उठाया था। जरूरत थी कि मंत्री जी तुरंत इस शिकायत पर एक्शन लेते और अधिकारियों को आदेश देते, लेकिन मंत्री जी बेचारे क्या करते, क्योंकि उन्हें इस शिकायत पर ठोस कदम जो उठाने थे, लेकिन कदम इतने ठोस निकले कि पोल गिरने से पहले उठ ही नहीं पाए। ना सफाई है, आप अपनी बात कह रहे हैं, उससे कुछ बात फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप कुछ भी कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को लिस्ट दीजिए या मैं अपने अधिकारियों को कह के डी साहब को आज चेक करा लेता हूँ। नजदीक एक मिनट सुन, पूरी बात सुन लीजिए। डीसी साहब यहाँ पर हैं, जो आप इनको बताएंगे आज चेक करके शाम तक आपको जवाब देंगे। देना तो इस वीडियो को देखकर क्यों ना कहा जाए कि हार्दिक को सिस्टम ने सुनियोजित लापरवाही से मारा है। अगर मंत्री जी उस दिन थोड़ी सी जहमत और उठा लेते तो शायद आज हार्दिक जिंदा होता। वो आप पत्रकारों से लिस्ट मांगने बजाय अधिकारियों पर लिस्ट मांगता है, जो उनके उस चीज़ में आते हैं, जो चीज़ के अंडर में आते हैं, उसमें आता वो लिस्ट ला के देते। तो उस टाइम अगर वो लिस्ट उन्हें ला के देते, उस पर कार्रवाई करता तो उन्हें वो मरा बच्चा मर भी चुका। ये पत्रकार किस दफ्तर में वो कहेगा ले लिस्ट दे, वो लिस्ट दो, कोई नहीं पत्रकार कौन देगा? हाँ, पल्ला ही जा रहा है ना। तो कोई कोच है, हमारे पास कोच है, वो भी हमारे गांव से ही है। ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है, और इस हत्या के जिम्मेदार हरियाणा सरकार है और वो स्पोर्ट्स मंत्री हैं, जिन्होंने अगर सुन ली होती पत्रकार साथी की बात तो शायद ये हत्या टाली जा सकती थी या हत्या नहीं होती। फिलहाल हार्दिक जब मौत की नींद सो चुका है तो प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागा है। लेकिन अब जागकर क्या होने वाला है, क्योंकि इस पोल ने सिर्फ हार्दिक को नहीं मारा, बल्कि हार्दिक के दिल में दबे कई सपने पोल के नीचे दबकर मर गए। हार्दिक के परिवार की उम्मीदें दबकर मर गई। हार्दिक की तरह देश के लिए खेलने वाले हजारों युवाओं के हौसले इस पोल ने दबाकर दफन कर दिए। जर्जर स्टेडियम की शिकायत पर आपने मंत्री जी का रवैया देख लिया। इसे देखकर आपको पता चल गया होगा
कि हमारा सरकारी सिस्टम कितना मुस्तैद होकर काम करता है। हमारे सरकारी सिस्टम की रफ्तार कछुए की रफ्तार से भी स्लो है। हमारा सिस्टम काम कैसे करता है जरा वो भी जान लीजिए। पहले मंत्री जी को जर्जर स्टेडियम की लिस्ट सौंपी जाती, इसके बाद मंत्री जी लिस्ट देखने के लिए वक्त निकालते, मंत्री जी लिस्ट देखने के बाद अधिकारियों के पास भेजते, फिर मंत्री जी अधिकारियों को स्टेडियम चेक करने का आदेश देते। इसके बाद मंत्री जी के आदेश पर अधिकारी स्टेडियम का मुआयना करते, मंत्री जी को दिखाने के लिए स्टेडियम की रिपोर्ट तैयार की जाती, मंत्री जी को रिपोर्ट दिखाने के लिए उनका वक्त, उनका समय लिया जाता, फिर मंत्री जी अधिकारियों की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट देखते। इस बीच में क्या होता है? हार्दिक और अमन जैसे खिलाड़ियों पर सिस्टम का पोल गिर जाता है। फिर प्रशासन की जो फुर्ती दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि ये पोल मानो प्रशासन के ही सिर पर आ गिरा। हमने तो बड़ा बेटा हुआ, इस देश ने भी बड़ा बेटा हुआ। ऐसी गलती कोई ना करे, प्रशासन की किसी और माँ का बेटा जाऊंगा। मैं उसकी कमी टीम में ही बहुत ज़्यादा है सर, उसकी कमी उसके जैसा कोई है ही नहीं। दुख है, उसका यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। अभी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वो चला गया है। बहुत दुखद घटना है। मंत्री जी, आप दुख मत जताइए। हार्दिक की मौत पर दुख जताने की जिम्मेदारी परिवार पर छोड़ दीजिए। आप वो कीजिए जिसकी आपसे हार्दिक का परिवार और पूरा देश उम्मीद कर रहा है। आप हरियाणा के खेल मंत्री हैं। आपके सरकारी सिस्टम वाले पोल ने हार्दिक और अमन, दो खिलाड़ियों की जान ले ली। इसके बाद आपने क्या किया? क्या आपका काम सिर्फ मौत के बाद दुख जताना रह गया है? हमने जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड भी किया है और इसकी जांच भी होगी। पहले हमने बहुत सारा पैसा बजट सरकार का मेंटेनेंस में लगाया था और आगे भी हम हर स्टेडियम को, हर मैदान को सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, उसके लिए प्रयास करें। तो क्या जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड करके आपकी जवाबदेही पूरी हो गई? क्यों आपने ऐसा हादसा ही होने दिया? क्यों आपने अपना सिस्टम इतना दुरुस्त नहीं किया जो हार्दिक जैसे होनहार खिलाड़ियों के सपने पूरे करता? अगर स्टेडियम जर्जर था, पोल पर जंग लगी थी, तो उसे सही क्यों नहीं किया गया? अब परिवार के पास जाकर शोक की घड़ी में सांत्वना देकर आप अपनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। वैसे संवेदनशीलता होती तो हरियाणा के सीएम दुख की इस घड़ी में परिवार से मिलने पहुंचते, क्योंकि सीएम के प्रति हार्दिक के परिवार में नाराजगी है। नाराजगी इसलिए भी है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान परिवार से मिलने पहुंच गए, लेकिन हरियाणा के सीएम को समय नहीं मिला। नहीं, हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि एक कर दिखाई नहीं चाहिए। हमने कार्रवाई वो चाहिए जो होनी चाहिए, जो कसूरवार हैं, जो इनके जिम्मेवार, उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी एक आदमी को टारगेट नहीं किया, हम तो प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं कि ताकि जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। बेटा मेरा पोता बहुत अच्छा था, उससे भी कितने को यार नहीं खेलन की बहुत लगन राखी मेरे पोता। हार्दिक हर रोज 10 घंटे प्रैक्टिस किया करता था। हादसे वाले दिन बुखार होने के बावजूद वो स्टेडियम में गया था। हार्दिक अपना हुनर दिखाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन सिस्टम के जिस पोल पर उसके सपने टिके थे, उसे क्या पता था कि उस सिस्टम की नींव करप्शन के सीमेंट से बनी है। यहाँ पर देख सकते हैं जंग की वजह से ये पूरा यहाँ बीच में से टूटा हुआ भी है। ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि नेशनल लेवल का प्लेयर है, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस ग्राउंड की जर्जर हालत देखिए आप कैसे हो रखी है। पूरा इसमें जंग लगा हुआ हमें दिख रहा है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए बीच में गड्ढे भी हमें पूरे ग्राउंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पीएम कोटे से इसमें रुपए आए थे डीआरडीओ में, पिछले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2023 में दिए थे रुपए, पर वो अभी तक नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए ये पता प्रशासन को है। फिलहाल हार्दिक के गांव में हर किसी की शिकायत यही है कि अगर सरकारी सिस्टम दुरुस्त होता तो ये हादसा कभी नहीं होता। अगर स्टेडियम का सही से रखरखाव होता तो हार्दिक आज जिंदा होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। आपको पता है, हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम जब हार्दिक के घर पहुंचे तो उन्होंने वहां मीडिया को बताया कि पिछले 10 साल में हरियाणा सरकार मेंटेनेंस जैसी चीजों पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। आगे भी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिले, इसकी कोशिशें जारी हैं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मेंटेनेंस पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन 600 करोड़ से कितने स्टेडियम और खेल परिसरों का मेंटेनेंस हुआ है, उसकी रियलिटी रिपोर्ट अब आप देखिए। हमने पिछले 10 साल में 600 करोड़ से ज़्यादा पैसा
मेंटेनेंस जैसी चीज़ों पे खर्च किया है। दरअसल नटवाल गांव है, हरियाणा में पंचकुला के पास लगता है, रायपुर रानी ब्लॉक है। यहाँ पे आपको ये राजीव गांधी खेल परिसर है। आपको यहाँ के हालात बताते हैं। ये राजीव गांधी खेल परिसर में जो है यहाँ पे देखेंगे आप किस तरीके के हालात हैं। ये एक सामने जर्जर बिल्डिंग है, बिल्कुल जो गिरने की हालत में है, इसके बुरी कंडीशन है। और यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये दरअसल एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, कोर्ट है। और यहाँ आपको हालात दिखाते हैं। जिन 2 खिलाड़ियों की मौत के ऊपर अब जो है हरियाणा सरकार जो है अब कार्रवाई करने की बात कर रही है कि हम जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे। आदेश दे दिए गए कल। पर यहाँ पे आप देखेंगे ये बास्केटबॉल कोर्ट और यहाँ पे ये बास्केटबॉल का ये पोल आप देखेंगे तो इसके हालात जो हैं ये अपने आप में बयां करते हैं कि अगर इसके ऊपर अब खेलने लायक तो ये बचा नहीं है, पर अगर इसको कंप्लीट किया जाता है तो भी ये सुरक्षित नहीं है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है तो यूजर्स लिख रहे हैं कि मौत नहीं, एक्सीडेंट नहीं, ये सीधे सीधे हत्या है। कब तक हमारे खिलाड़ी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे? घटिया निर्माण की असल जड़ भ्रष्टाचार है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और दूसरी खबर का रुख करते हैं। इस खबर के केंद्र में एसआईआर को लेकर उठी जाति वाली राजनीति की चिंगारियां हैं। ये चिंगारियां कुछ सवाल उठा रही हैं, जैसे क्या एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं? क्या एसआईआर में पिछड़े, दलित, वंचित और गरीब वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं? क्या एसआईआर में बीएलओ को ओबीसी वोटरों के नाम काटने के लिए धमकाया जा रहा है? एसआईआर पर जारी सियासी संग्राम बीएलओ की मौत और आत्महत्या से आगे बढ़ गया है। अब एसआईआर से जुड़े विवाद में जाति की एंट्री हो गई है। यह एंट्री करवाई है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। बिहार के बाद राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता एसआईआर के खिलाफ देश के दूसरे राज्यों में एक्टिव हो गए। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके पहले उन्हें तितर-बितर कर दिया। बाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश भी की, तो कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। भोपाल के साथ कांग्रेस ने गुरुवार को लखनऊ में भी दम दिखाया। यहां भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए, चुनाव आयोग का दफ्तर घेरने की कोशिश की। तो एक तरफ कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ ग्राउंड पर माहौल बनाने में जुटी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार है। यानी राहुल गांधी ने अब एसआईआर प्रक्रिया को पीडीए विरोधी घोषित कर दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कोर वोटर माना जाता है। सबसे हालिया यानी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यूपी में अंदर पीडीए में जो शामिल लोग हैं उनके मुताबिक पिछड़ा वर्ग के 50% वोट इंडिया गठबंधन को मिले थे। दलित वर्ग के 40% वोटर्स ने भी इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया था और अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुसलमानों के 92% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में गए थे। अब राहुल गांधी का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन यूपी में इन्हीं पीडीए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटना चाहता है। राहुल गांधी के इन आरोपों को बल कहां से मिला है, इस रिपोर्ट से जानिए। ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के इतने बड़े आरोप का सोर्स है यूपी के गोंडा में सुसाइड करने वाले बीएलओ विपिन यादव के परिवार का ये दावा। एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिलकर के उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। इसी दावे को आधार बनाकर ही राहुल गांधी से पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि बीएलओ को अंदर खाने यह आदेश दिया गया है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों और विपक्ष समर्थित वोटरों के नाम काटे जाएं। बीजेपी के हिसाब की वोटर लिस्ट बनाई जाए। ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हैं और एसआईआर उसी का औजार है।
इसी आरोप को पहले राहुल गांधी ने प्रचारित किया और अब कांग्रेस नेता कर रहे हैं। और ये दर्शाता है कि किस तरह से इस समय जो सरकार या चुनाव आयोग लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़ों और जो हमारे अक़लियत के भाई हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनके वोट काटने के लिए प्रयासरत है। ये राहुल गांधी जी की बदौलत है कि इस देश को वोट चोरी के साक्ष्य और सबूत मिले हैं और उस सबूतों का एक भी जवाब ज्ञानेश गुप्ता या पूरी बीजेपी जमात के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता मिलकर किस कदर वोट चोरी कर रहे हैं ये सबको पता चल रहा है। 7 राज्यों में विगत 22 दिनों में 25 बीएलओ की मौत हुई है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंशन डिलीशन वोट ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी मुसलमान है। ये एक तरह का विशेष तरह का वो है कि जिससे कि देश के बहुजनों का वोट काटा जाए। एसआईआर में पीडीए वोट काटने पर इतना जोर देने के पीछे भी कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, जो 2027 में होने वाले यूपी चुनाव पर केंद्रित है। दरअसल पीडीए वोट बैंक के दम पर ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने 80 में से 43 सीटें जीत ली थी। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। लेकिन बिहार चुनाव में इसका उल्टा हुआ। इंडिया गठबंधन को पीडीए वोट बैंक ने झटका दे दिया। शायद इसीलिए कांग्रेस को इस बात का शक हो रहा है कि बिहार में भी एसआईआर के जरिए पीडीए वोटरों के नाम काटे गए होंगे और यही शक कांग्रेस और राहुल गांधी अब यूपी में जता रहे हैं, जिसे बीजेपी निराधार बता रही है। बिहार में हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, एसआईआर पर फोड़ना चाहते। राहुल गांधी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम न कटे, इसके लिए वो पिछड़े और दलित का नाम ले रहे हैं। अब पॉलिटिक्स में तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन सवाल तो यहाँ ये है कि वो कौन सा ऐसा दबाव है जिसकी वजह से बीएलओ खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। राहुल गांधी एसआईआर में पीडीए वोटर्स के नाम काटे जाने का आरोप लगा रहे हैं। इधर अखिलेश यादव पीडीए वोट बचाने का प्रण लेकर चल रहे हैं। इसी कोशिश में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरियों को तैनात किया है। लखनऊ के अलग अलग बूथ पर समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी उतर चुके हैं। ये लखनऊ के जानकीपुरम में एक एसआईआर कैंप की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें पीडीए प्रहरी बीएलओ की मदद कर रहे हैं। नई मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आने वाले लोगों को इनकी ओर से गाइड किया जा रहा है। साथ में यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों के नाम जोड़ने में कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। एबीपी न्यूज की टीम ने इस कैंप में पहुंचकर पीडीए प्रहरियों, बीएलओ और आम लोगों से बातचीत की है। लोग ये बता रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं भैया फॉर्म हम लोगों को जान करके लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि वो एक जाति समाज के आते हैं। आज की तारीख में चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना रखा है। चुनाव आयोग जब पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। रात में हम लोग 1:30 से 2 बजे तक काम करते हैं घर में। ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आप लोग फॉर्म नहीं कलेक्ट कर रहे। आए दिन हम लोग डीएम सर की डांट खाते हैं, एसडीएम मैम डांटती है। किसी के फादर का डिटेल नहीं मिल पा रही, किसी की माता की डिटेल नहीं मिल पा रही, तो इसके चलते बहुत समस्या आ रही है। वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इससे पहले वाले में दिया था, 20 वाले। हाँ, कह रही हैं दूसरे बीएलओ से पता करो। हांगकांग से ऐसी खबर आई जो जितनी डराती है उतना ही उसमें सबक है हम सबके लिए। सबक उन लोगों के लिए है जो ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। हांगकांग के ताइपो जिले में बुधवार को एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई।
बताया जा रहा है कि 77 साल में लगी ये सबसे भीषण आग है। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को बचने या संभलने का मौका भी नहीं मिला। अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आखिर इतनी भीषण आग कैसे लगी? आग पर समय रहते काबू क्यों नहीं पाया जा सका? आज इसका संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए हांगकांग के ताइपो में आखिर हुआ क्या। इन तस्वीरों को देखकर धोखा मत खाइए, गफलत में मत आइए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, तबाही की असली तस्वीर है। जिसे जिसने देखा कांप गया। आग की इन लाल विकराल लपटों को देखकर आखिर किसका कलेजा मुंह में ना आ जाए। ये तस्वीर डराने वाली है, भयभीत करने वाली है। तबाही का यह मंजर खौफ पैदा करने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, 4-5 नहीं, बल्कि 7 इमारतों को आग ने अपनी चपेट में ले रखा है। ये आग इन इमारतों को खाक करने पर आमादा है, लेकिन सवाल ये है कि आग लगी कैसे? आग इतनी विकराल हुई कैसे? सबसे जरूरी और अहम सवाल, इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये तस्वीर कहाँ की है? आखिर आग ने ये तांडव मचा कहाँ रखा है? तस्वीर हांगकांग के ताइपो की है, जहां बुधवार को एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जो 77 साल में लगी सबसे भीषण आग बताई जा रही है। ये कॉम्प्लेक्स कुल 8 इमारतों का है, जिनमें हर इमारत 35 मंजिल है। इसमें करीब 2000 अपार्टमेंट हैं। बुधवार को इन 8 इमारतों में 7 इमारतों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद यहां कोहराम मच गया। मैं ब्लॉक 1 में रहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आग इतनी तेजी से फैल जाएगी। देखो हर फ्लैट जल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। हर तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहां। इस आग से बचे तो बचे कैसे, क्योंकि आग चारों तरफ फैल चुकी थी, जिससे भागने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। ये दिल दहला देने वाला है। इस आग की वजह से इतने सारे लोगों को अपना घर खोते देखना बेहद असहनीय है। दमकल विभाग को जैसे आग की जानकारी मिली, बिना समय गवाए टीम घटनास्थल की तरफ रवाना हो गई। लेकिन इस आग को देखकर एक बार को तो उनके भी होश उड़ गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था आखिर इतनी भीषण आग पर काबू कैसे पाया जाए। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल विभाग की 150 गाड़ियां और 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स को लगाया गया था। हमें कई जगह काफी परेशानियां उठानी पड़ी। आग तेजी से आसपास की इमारतों में फैल रही है। हमें हेल्प के लिए कई लोगों को कॉल आ रहे हैं। बिल्डिंगों से मलबा तेजी से नीचे गिर रहा है, जिससे बचाव कर्मियों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं हाइड्रोलिक सीढ़ियों के जरिए आग पर पानी की बौछार डाली जा रही है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि आग विकराल होने के कारण यहाँ का तापमान काफी बढ़ गया था, जिस वजह से फायर फाइटर्स को काफी दिक्कत आ रही थी। रही सही कसर, आग से निकल रहा धुआं पूरा कर रहा था। सुनिए, 26 तारीख को जब इस आग को बुझाने की कोशिश हो रही थी, फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने मीडिया को किन दिक्कतों के बारे में बताया था।
तेजी से फैलती आग की वजह से चारों इमारतों के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में बचाव कर्मियों का इन इमारतों के अंदर जाकर रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो गया है। फायर फाइटर्स जान चुके थे चुनौती बड़ी है, ये आग इतनी जल्दी और आसानी से शांत होने वाली नहीं, इस पे काफी वक्त लगने वाला है। बताया जा रहा है 4 इमारतों में लगी आग पर लगभग 10 घंटे बाद सुबह कहीं जाकर काबू पाया गया, लेकिन 3 इमारतों में लगी आग पर काबू पाने में 20 घंटे से ज्यादा लग गए। लेकिन तब तक सैकड़ों लोग इस आग की चपेट में आ चुके थे। 50 से ज्यादा लोगों की आग में झुलसने से मौत की खबर है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी और 300 के करीब लापता बताए जा रहे हैं, जिसका मतलब है मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, जो कि चिंता की बात है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कितने लोग लापता हैं और कितनों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हांगकांग में लगी आग इतनी विकराल थी जिसे बुझाने में दमकल विभाग को 20 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। आग बुझने के बाद तलाश उन लोगों की है जो लापता बताए जा रहे हैं। इससे पहले हांगकांग में 1948 में 5 मंजिला गोदाम में विस्फोट हुआ था, जिसमें 176 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 1962 में शुइपो इलाके में आग में लगभग 44 लोगों की मौत हो गई थी। नवंबर 1996 में कोवलून में गार्ले बिल्डिंग में आग लगने से 41 लोग मारे गए थे और 81 घायल हुए थे। और अब हांगकांग के ताइपो में आग ने तांडव मचाया है। आग का कारण बेहद चौंकाने वाला बताया जा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है आग का आगे बढ़ना, जिसे शायद रोका जा सकता था। इस तस्वीर को जिसने देखा रो पड़ा। किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, वो एक तस्वीर बयां करने के लिए काफी है। 71 साल के शख्स की जलती हुई इमारत के बाहर से रोते हुए तस्वीर ने हर किसी को झकझोर दिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इन इमारतों में आग लगी, इनकी पत्नी अंदर फंसी हुई थी। आग पर काबू पाते वक्त एक दमकल कर्मचारी की भी झुलसने से मौत हो गई। यही वजह है कि सरकार ने ताइपो में लगी आग को लेवल 5 कर दिया था, जो हांगकांग में आग की सबसे गंभीर श्रेणी होती है। इस तरह की आग में दमकल विभाग अपने सभी अवेलेबल यूनिट्स को ना वहीं तैनात कर देता है। यहां तक कि एजेंसियों से अतिरिक्त संसाधनों की भी मांग करता है, और इसमें दमकल कर्मी, उपकरण और दमकल की बहुत सी गाड़ियां उपयोग में आती हैं। जिन इमारतों में आग लगी उनका निर्माण 1980 के दशक में हुआ था। यहां करीब 4000 लोग रहते थे, जिसमें बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। आग के समय ज्यादातर बुजुर्ग घरों में आराम कर रहे थे, जिसके कारण वो समय पर बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए इस आग में ज्यादातर बुजुर्ग ही जख्मी हुए हैं। मुझे इस आग के बारे में ऑफिस से लौटते वक्त पता लगा। मुझे लगा शायद 1-2 बिल्डिंग में आग लगी होगी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो आग कई इमारतों में फैल चुकी थी। आग लगने के कारणों की पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग इसके लिए मजदूरों के सिगरेट पीने को जिम्मेदार मान रहे हैं। आग कैसे लगी अभी पूरी तरह से इसका पता नहीं चल सका है, जांच जारी है। लेकिन ये आग भड़की कैसे, इतनी बड़ी हुई कैसे, इसके एक नहीं कई कारण सामने आ रहे हैं। हांगकांग के ताइपो की जिन इमारतों में आग लगी, वहां मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान इमारत के चारों तरफ हरा कपड़ा लगाया गया था, जो सिंथेटिक का बना होता है। इसी सिंथेटिक के कपड़े से आग तेजी से फैली। बिल्डिंग के बाहर बांस की मचान लगी थी, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई और देखते ही देखते 7 इमारतों में फैल गई। इसके अलावा लिफ्ट लॉबी की खिड़कियों को सील करने के लिए भी पॉलीयूरेथेन फोम का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से आग और विकराल हुई। आग की लपटों के बीच बांस की मचान को जलते हुए साफ देखा जा सकता है। नेटिंग इनफैक्ट उन्होंने इसलिए इस्तेमाल की थी कि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो चल फिर नहीं सकते, एस्केप नहीं हो सकते, और लिफ्ट तो काम नहीं कर रही है, स्टेयरकेस से 40 स्टोरी के ऊपर कोई रह रहा है तो स्टेयरकेस से भी वो जान सकता, तो उन्होंने नेटिंग लगाई थी बेसिकली कि वो अगर कूद जाएं
तो उसमें नेट में उन्हें सपोर्ट मिल जाए। और नेटिंग जनरली बनती है प्लास्टिक की, और इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये जो है प्लास्टिक ये भी फायर पकड़ेगी और ये भी फायर प्रूफ नहीं होता है। तो वो नेटिंग ने भी कंट्रीब्यूट किया है इसमें। तो नेटिंग में भी अब इस तरह के मटेरियल आ रहे हैं कि अगर आपको नेट लगाना भी है तो वो फायर प्रूफ हो। बांस का ये मचान स्टील स्कैफोल्डिंग का एक विकल्प है, जिसे निर्माण कार्य में इसलिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हल्के और बहुत मजबूत होते हैं। इसे ले जाना और ऊंचाई तक पहुंचाना भी आसान होता है। बांस की लंबी पोल आसानी से जोड़ी जा सकती है, जिससे बड़ी इमारतों के चारों तरफ मचान जल्दी खड़ी हो जाती है। हांगकांग बांस के मचान के इस्तेमाल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसे बनाने के लिए बांस की लंबी पोलों को नायलॉन फास्टनर से बांधकर खड़ा किया जाता है। स्टील की मचान की तुलना में ये सस्ता विकल्प होता है। हालांकि अगर बांस में आग लग जाए तो ये बहुत ज्यादा देर तक जलता रहता है और इसकी जो लपटें हैं वो भी बहुत ऊंचे तक चली जाती हैं। और यही कारण है कि इस वक्त सरकार का डेवलपमेंट ब्यूरो अब जो बांस के मचान हैं उनके उपयोग को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। इंक्लूडिंग रेगुलेशंस जो बने हैं फायर के, वो जनरली बने लो राइज बिल्डिंग्स के लिए 100 फीट की हाइट तक के लिए, और उसको चेंज करने के लिए हमें बहुत बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे। और बेसिक चेंजेस क्या हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड फायर कंट्रोल मैट्रिक्स ये डेवलप किया गया है। और उसमें क्या होता है कि जो कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। एक तो फायर रेटेड मटेरियल्स का, क्लैडिंग, फर्निशिंग्स का, कर्टेन्स का और कंस्ट्रक्शन का रेटिंग की जाती कि कम से कम फायर जब लगे तो दो घंटे तक वो उसमें डैमेज ना हो, इफेक्ट ना हो, या फायर उसको फ्लेम में कन्वर्ट ना करे। इस बीच इस हादसे के इतने बड़े होने का एक और कारण सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इमारत में काम चलने के कारण घरों के अंदर काफी धूल मिट्टी आ रही थी, जिससे बचने के लिए लोगों ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी। ऐसे में उन्हें समय रहते आग लगने के बाद बजने वाले सायरन नहीं सुनाई दिए और जब तक उन्हें आग का पता लगा काफी देर हो गई थी। ये सारे सिस्टम है ना, फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, और ये सब बेसिकली डिज़ाइन है लो राइज बिल्डिंग्स के लिए। मतलब मैक्सिमम 100 फीट तक ये कवर कर सकते हैं। हमारे जो फायर टेंडर होते हैं वो उनकी भी अप्रोच यही होती है, 50-60 फुट तक उनमें लैडर चढ़ सकती है और उसके ऊपर 30 फीट के करीब और पानी फेंक सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें जो प्लानिंग के पैरामीटर्स हैं, प्लानिंग के सिस्टम हैं, उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। हांगकांग सरकार ने आग के बाद स्थानीय शेल्टर होम खोले हैं। ये शेल्टर कॉन्ग फुक कम्युनिटी हॉल और तुंग चेओंग स्ट्रीट लीजर बिल्डिंग में बनाए गए हैं। इसके अलावा एलिस हो म्यूलिंग नेथर सोले अस्पताल में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि लोगों को मदद और जानकारी दी जा सके। सरकार ने आसपास की इमारतों को भी फिलहाल खाली कर दिया है। ताइपो जिला कार्यालय हालात पर कड़ी नजर रखा हुआ है। जरूरत होने पर और शेल्टर खोले जाएंगे। उधर इस घटना के बाद पुलिस ने इमारत का निर्माण करने वाली और नवीनीकरण की देखभाल कर रही कंपनी के 2 निदेशकों को, एक इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर सामूहिक हत्याकांड का मामला दर्ज किया गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस घटना पर दुख जताते हुए सभी प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द जरूरी मदद पहुंचाने की बात कही है। वांगकुफ कोड अग्निकांड के बाद मदद के लिए चीन की बड़ी कंपनियां आगे आई हैं। शोमी, टेंसेंट और अंता ने मिलकर $6.4 मिलियन बड़ी सहायता हांगकांग प्रशासन को दी है। वहीं मैकडॉनल्ड्स ने फ्री में 1000 फूड पैकेट देने का ऐलान किया है। हादसे पर जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका सहित कई देशों ने संवेदना जताई है। इन सब के बीच हांगकांग में 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव से पहले सभी प्रचार एक्टिविटी फिलहाल रोक दी गई है। इतना ही नहीं, चुनाव स्थगित करने पर विचार किया जा रहा है। आपने आग का तांडव देखा, जो हो सकता है किसी इंसानी भूल के कारण लगी हो, लेकिन इंडोनेशिया से जो तस्वीर सामने आ रही है वो यकीनन इंसानी गलतियों का ही नतीजा है। इंसान कुदरत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहा, जिसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है।
नवंबर खत्म होने को है, लेकिन कुदरत की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नवंबर महीने में भी इंडोनेशिया बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। घर तक पानी में डूब चुके हैं, जिसके कारण लोगों को जान बचाने के लिए दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। कुल मिलाकर इस वक्त दुनिया में मौसम का अलग मिजाज सामने आ रहा है, जो चिंता की बात है। कुदरत का क्रोध क्या होता है, उसका प्रतिशोध क्या होता है, प्रकृति कितना प्रलय मचा सकती है। इंडोनेशिया से आई इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। हर तरफ तबाही, हर तरफ बर्बादी और उसके बीच जिंदगी की जंग। नवंबर खत्म होने को है, लेकिन आसमानी आफत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ बारिश ने इंडोनेशिया में जिंदगी मुहाल कर दी है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे एक तरफ जिंदगी बचाने की जंग चल रही है, दूसरी तरफ तबाही काल बनकर आ रही है। इन लोगों की चीख ये बताने के लिए काफी है प्रकृति कितने गुस्से में है। बाढ़ बारिश से बचने के लिए लोग ऊंची जगहों पर डेरा डाले बैठे हैं। इनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिनकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, पानी के इस वेग को सुनिए। पानी की ये रफ्तार समंदर को मात दे रही है। गाड़ियां तो छोड़िए, यहाँ तो घरों की जल समाधि बन गई है। पानी कई घरों को तो अपने साथ बहा कर ले गया। पानी की ताकत की ये एक और तस्वीर देखिए। पल भर में पानी ने कैसे पूरे घर में कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नवंबर में मौसम क्यों नाराज चल रहा है, क्यों बाढ़ बारिश तबाही मचा रही है। इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, जिसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे देखने को मिली है। थाईलैंड में भी हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, पर्टिकुलरली जो दक्षिण थाईलैंड है वहाँ पे। तो मौसम की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया हो या फिर थाईलैंड हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश मानसून में होती है। ये टाइम पे जो है वहाँ पे बारिश होती है, पर ये जो स्पेसिफिक घटना हुई है उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। कुदरत की इस मार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कुदरत का ये गुस्सा किसी तरह शांत हो जाए। हांगकांग में आग का तांडव हो या फिर इंडोनेशिया की बाढ़, कहीं ना कहीं सबके लिए इंसान जिम्मेदार है। लोग अपने रहने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं, कई बार किसी गलती के कारण उसी में हादसे का शिकार हो जा रहा है। दूसरी तरफ कुदरत बाढ़ बारिश से ये साबित कर रही है कि अगर ये खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो अंजाम बेहद भयानक होगा। इसीलिए जरूरत कुदरत के साथ संतुलन बनाने की है। तो भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।